दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है RFC 8576। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ठीक है, ये स्पेसिफिकली IoT सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोटोकॉल ही है। मेरा जो इसका ये है स्टैंडर्ड्स हैं या जो RFC जो होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट है, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट और RFC मतलब कि ये वो यहाँ पे वो सारे नियम लिखे रहते हैं। इसमें वो बताया जाता है कि अटैक्स IoT सिक्योरिटी से रिलेटेड किस किस तरीके के हो सकते हैं और आप उनको कैसे उनसे अपने सिस्टम को सेव करते हो। तो दोस्तों, ये जो है बेसिकली थ्रेट एंड रिस्क इन IoT डिवाइस एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी खास बात ये है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है और RFC 8576 का पता होना क्यों आवश्यक है। क्योंकि RFC 8576 उन सारे RFCs को कवर करता है जो और ऐसे सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को कवर करता है जो IoT के केस में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपका HTTP ओवर TLS है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो बनता है आपका HTTPS सेफ वाला। इसका जो RFC होता है, RFC इसका कितना होता है 2818 होता है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा होता है कोएप करके जो होता है, कोएप हमने ऑलरेडी अपने IoT में कवर किया है। तो कोएप का फुल फॉर्म आप बताइए, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसका जो RFC होता है वो कितना था 7252 था। इसी के बाद एक तीसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं IP वर्जन 6 ओवर लो पावर वायरलेस पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको बोलते हैं 6 लो पैन, इस नाम से जो जाना जाता है। इसका जो RFC होता है वो होता है 4919, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, इसके रीजंस भी बताऊंगा। आप ये मान के चलिए, यदि आपको IoT के बारे में समझना है और आप कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो तो इन कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल के बिना आप IoT में बात नहीं कर सकते। तो जब तक मैं इनको कंसीडर नहीं करूँगा तब तक मैं आपको उनसे रिलेटेड सिक्योरिटी और थ्रेट्स के बारे में बात नहीं कर सकूँगा। तो इसलिए ही RFC इसमें सबसे पहले ये सारी चीज़ें ही बताई गई हैं। तो इसमें आता है एक्सेस नोड कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको आप ANCP के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। ये मैंने अभी इसको कवर नहीं करा है, तो मैं अभी जो वीडियो बनाऊँगा वो इस डेडिकेटेड टू इन्हीं पे ही डेडिकेट करके बनाऊँगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक और प्रोटोकॉल जिसका नाम है DNS का फुल फॉर्म है वैसे ही बताया था, डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसका RFC जो होता है 3833 होता है। इसी तरह से जो होता है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि अभी IoT और स्मार्ट सिटीज़ के केस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है और बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसका नाम है नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल और इसको बोलते हैं ND के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इसका जो RFC होता है 3756। इस पर भी हम जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाले हैं। और इसके बाद जो होता है लास्ट जिसके बारे में बात करूँगा, इसका नाम है पाना, इस तरीके से बोला जाता है। इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल फॉर कैरिंग ऑथेंटिकेशन एंड नेटवर्क एक्सेस। और इसका जो RFC होता है वो होता है 4016। तो ये सारे कम्युनिकेशन वो प्रोटोकॉल है, एक ही पेज में सिंपल तरीके से बता दिए गए हैं कि इन कम्युनिकेशन जो थ्रेट और रिस्क होती है ना, वो डिवाइस की हार्डवेयर की नहीं होती। जब कम्युनिकेशन और डिवाइस तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो राइट इन्फॉर्मेशन जा रही है कि नहीं जा रही, उससे रिलेटेड होती है। तो हम मोस्टली जब IoT के केस में कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम कम्युनिकेशन को जब देखते हैं तो अलग अलग प्रोटोकॉल के हिसाब से देखेंगे। आप कुछ IoT के आर्किटेक्चर के प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ डेटा ट्रांसफ़र के प्रोटोकॉल होते हैं,
कुछ डिवाइस डिस्कवरी के, नेटवर्क एनालिसिस के, नेटवर्क यूजेज के, राउटिंग के, इनके होते हैं। तो ये जो स्लाइड में जितने भी बताए गए हैं, इससे बाहर जो कम्युनिकेशन होते हैं वो को मतलब आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आईओटी में ये मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसलिए मैंने आपको थ्रेट और रिस्क के बाद वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बताए जिनसे रिलेटेड रिस्क हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और वो सारी चीज़ें जो थ्रेट और रिस्क से रिलेटेड जुड़ी हुई होती हैं। तो उसमें आपके थ्रेट एंड रिस्क से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, वो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला होता है वल्नरेबल सॉफ्टवेयर कोड। ये सब हम किसके रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं? RFC 8576 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये कोड ये यदि IoT सिक्योरिटी पे कोई भी सवाल आएगा और आप उसको बता दोगे, तो ये IoT 8576 के में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। इसकी लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सब ऑथेंटिकेटेड और लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन है, और ये सीरियस कंसर्न्स हैं जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड में डिफ़ाइन किए गए हैं। तो वल्नरेबल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जब आप ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें किसी भी तरह की का इशू होने के चांसेस हो, तो उससे बचने के लिए हम ये ध्यान में रखेंगे। वल्नरेबल कोड का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे अमेज़ॉन ने बहुत सारे गूगल ने बहुत सारी एप्लीकेशन कोड हटाया है क्योंकि वो सिक्योरिटी उसमें वल्नरेबिलिटी थी, और मतलब वो सही से कोड नहीं किए गए थे, सिक्योरिटी पैरामीटर को कंसीडर ही नहीं किया गया था। उसके बाद जो दूसरा इशू आता है वो होता है प्राइवेसी थ्रेट। ऐसा नहीं कि IoT का डिवाइस हमेशा हमारे साथ ही रहता है, जहाँ पे भी वो लगा है वहाँ पे उससे रिलेटेड जो कंसर्न्स होते हैं उनका इशू रहता है। तो वो उससे उसकी डेटा की प्राइवेसी कितनी सिक्योर है, डेटा कितना कोई एक्सेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, स्निफिंग के डाउट्स हैं कि नहीं है, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को कितना मतलब हमने कंसीडर करा है कोड बनाते समय कि नहीं। तो ये सारे प्राइवेसी थ्रेट के अंदर आते हैं, ठीक है। क्लोनिंग का मतलब क्या होगा कि आपके डिवाइस को किसी ने क्लोन कर लिया है। क्लोन का मतलब होता है कि वैसा एक उसका सिमुलेशन मॉडल बना के या किसी तरीके से उसके डेटा को वो अपने पास रख रहा है और उसको यूज़ कर रहा है। तो वो जब वो क्लोन करेगा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अनट्रस्टेड फैक्ट्री कोई में या उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक या फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वो किसी तरीके से उसको क्लोन कर ले रहा है, और क्लोन करके उसका मिसयूज़ कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रहा है या उसको यूज़ कर रहा है, तो वो क्लोनिंग माना जाएगा। इसी तरह से तीसरा है वो है मलिशियस सब्स्टिट्यूशन ऑफ थिंग्स, ठीक है। मलिशियस सब्स्टिट्यूशन ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होगा कि गलत तरीके से वो उसको मतलब उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस कर दे रहा है। जो इन्फॉर्मेशन उसमें थी, जैसे कि एक पैटर्न था ABCD, अब उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट कर दी, उसको कर दिया 1 2 3 4, या उसने कर दिया ABCD इस तरह से कर दिया। तो ये क्या हो गया, अनमेलिफाइड इंटेंशन के साथ उसने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये आनी थी लेकिन वो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट हो गई। इसी के साथ जो इशू होता है वो होता है आपका ईव्सड्रॉपिंग, EAVS ईव्सड्रॉपिंग। कोई उस पर ईव्सड्रॉपिंग अटैक जिसको बोलते हैं, इस तरह के अटैक्स में क्या होता है कि जब कमीशनिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि जो यूज़र है की मटेरियल या सिक्योरिटी पैरामीटर या उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को यूज़ करता है, उस समय वो उसको ले लेता है और उसको यूज़ करके आपके पूरे सिस्टम पर नज़र रखता है और उसको देखता रहता है। तो उसको बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग अटैक। इस तरीके के इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि मैं अपने ऐप में जब पासवर्ड लॉक कर रहा हूँ, अब यदि वो पासवर्ड मैंने देख लिया तो उसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वैसा ही, ठीक है। इसके साथ दूसरा जो होता है मैन इन द मिडिल अटैक होता है। मैन इन द मिडिल अटैक बहुत ही मतलब कॉमन अटैक है, और इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको अलग अलग सोर्सेज में मिल जाएगी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि यदि एक इस डिवाइस को वायरलेस के थ्रू कब ट्रांसफ़र कर रहा है इन्फॉर्मेशन
है ना, ब्लूटूथ है या वाईफाई है जो भी है उसके थ्रू, और ये उसी फॉर्म में उसको रिसीव कर रहा है। तो बीच में जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है तो यहाँ पे एक बंदा यहाँ से उसको स्निप कर रहा है, उसको ले रहा है, तो उसको बोलेंगे मैन इन द मिडिल अटैक। इसी के बाद जो दूसरा अटैक होता है उसको बोलते हैं फर्मवेयर अटैक। फर्मवेयर अटैक, ये इस केस में क्या होता है कि कोई मलिशियस स्क्रिप्ट, मलिशियस कोड या इस तरह की इंफॉर्मेशन डाल देता है जिससे कि सिस्टम में वल्नरेबिलिटी आ जाती है और सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होने की सिचुएशन में रहता है। उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन। आपके सिस्टम में या जो सिस्टम हमने जहाँ पे नोड लगा रखी है तो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो उसकी एक्सेस परमिशन को जो आपको राइट दे दे, ऐसी इन्फॉर्मेशन यदि कोई एक्सट्रैक्ट कर लेता है या कोई ले लेता है तो उससे जो इश्यूज़ होते हैं वो आपके इस कैटेगरी के अंदर माने गए। ये हम RFC 8576 को डिट्टो एज इट इज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका राउटिंग अटैक। राउटिंग अटैक जो होता है इसके अंदर भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। राउटर जो होता है वो नोड ट्रांसफ़र करता है, वो राउटर के थ्रू गेटवे से होते हुए इधर उधर जहाँ पे भी जाना होता है वहाँ जाती है। तो इसके अंदर अलग अलग तरीके के अटैक आ जाते हैं, जैसे कि आपका सिंक होल अटैक एक आता है। सिंक होल अटैक जो है एक बहुत ही कॉमन राउटिंग अटैक होता है। इसमें क्या होता है कि अटैकर डिक्लेयर कर देता है, when an attacker declares himself to have a high quality path बेस स्टेशन, ठीक है। वो क्या करेगा कि अटैकर बता देगा कि देखो मेरे पास क्या नाम है, एक हाई क्वालिटी, मतलब इस रास्ते से आओ, यहाँ से तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो अब जो 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 डेटा जा रहा होता है तो वो उस पाथ से जाने लग जाता है। इससे क्या होता है कि ये ऑलरेडी मलिशियस इंटेंशन के साथ या मलिशियस स्क्रिप्ट के साथ है ना। तो यहाँ से वो हैक करना चालू कर दे, इंटेंशनली यहाँ पे लगाया गया है, इंटेंशनली ये इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर की गई है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सिंक होल अटैक। इसी तरह से दूसरा अटैक होता है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग। सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग एक ऐसा अटैक होता है कि जब आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो आप की ऑटो फॉरवर्ड होने लग जाती है, अपने आप दूसरे नंबर पे SMS हो जाएगी या दूसरे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो जाएगी या चली जाएगी। तो आपको मालूम है कि एक पूरा मतलब पेलोड है और ओवरहेड है, ठीक है, और एक क्रिटिकल वैल्यू है। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करते हो, सर्विलेंस करने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम पे तो जा ही रही है लेकिन साथ ही साथ में दूसरी जगह भी वो फॉरवर्ड हो रही होती है, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग। इसी तरह से तीसरा जो अटैक होता है उसको बोलते हैं वार्म होल अटैक। वार्म होल अटैक क्या होता है कि अटैकर क्या करेगा, उसका रिकॉर्ड अपने पास, देखो सिंक होल वार्म होल के केस में क्या होता है, वार्म होल में क्या करेगा कि जो अटैकर होगा वो क्या करेगा, जब डेटा कम्युनिकेट हो रहा है तो उस केस में वो इसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करेगा और उसको दूसरी लोकेशंस पे फॉरवर्ड करना चालू कर देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि वह अदर नेटवर्क को इन्फ्लुएंस मिलता है या वो उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उनको नहीं मिलनी चाहिए, और दूसरे जिसका इन्फॉर्मेशन जा रही है उसकी तो सीरियसली जो ऑथेंटिकेशन या कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए थी, वो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो सिंक होल के केस में क्या होता है, लालच दिया जाता है। क्या लालच दिया जाता है कि अपने पास सबसे बढ़िया नेटवर्क है जिसमें तो सबसे बढ़िया नेटवर्क है, आप मतलब यहाँ से आप ये बिल्कुल एम्प्टी पाथ है या चैनल बिल्कुल फ्री, आप इस चैनल से चले जाओ। जब क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होता है, एल्गोरिथम्स होती हैं वो देखती हैं सेफेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, ये सब देखती हैं। तो जब उनको इस तरह का लिंक मिलता है, इस तरह का चैनल मिलता है या मीडियम मिलता है तो वो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है। तो उस समय जब सिंक होल वाले ने उसको डिक्लेयर किया कि दिस इज़ द बेस्ट पाथ, यू कैन चूज़ दिस पाथ, हाई क्वालिटी पाथ है, कोई रूट का कोई इशू नहीं है, ले लो, तो वहाँ पे उसने उस तरीके का लालच दिया। वार्म होल के केस में क्या होता है कि ये ऑलरेडी
आपको एक लोकेशन से पे इंफॉर्मेशन आती है और वो टनल्स के थ्रू इधर उधर भेजना उसको चालू कर देता है। ठीक है, तो सिंक होल में और वार्म होल में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वार्म होल में फॉरवर्डिंग होती है, सिंक होल में क्या होता है कि वो उसको डाइवर्ट कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, और वार्म होल में क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन एक उसके नेटवर्क में आ गई और वहाँ से वो अलग अलग लोकेशंस पे उसको भेजना चालू कर देता है। इससे क्या होता है कि उसकी फंक्शनलिटी पे इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है वार्म होल के केस में। ये बहुत ही ज़रूरी इशू है। ठीक है, नेटवर्क की फंक्शनलिटी पर फ़र्क पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा सिंक होल के केस में कि पैकेट्स को वो मैनिपुलेट करता है, जो पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना वो उसको मैनिपुलेट कर देता है। तो सिंक होल में और वार्म होल में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी केस स्टडीज़ हैं, आप चाहे तो आप मेरे को बताइए, मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ। बट ये आप मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करें अपने लेवल पे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद जो अटैक होता है वो लास्ट इस कैटेगरी में होता है सिबली अटैक। सिबली अटैक के केस में क्या होता है कि अटैकर अब मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के साथ, है ना, अटैक करता है। उससे क्या होता है, उससे रूटिंग के अटैक और चालू हो जाते हैं और नेटवर्क की फंक्शनलिटी पर फ़र्क पड़ना चालू हो जाता है और अलग अलग तरीके के इश्यूज जनरेट होने चालू हो जाते हैं, जो कि आपकी नेटवर्क के कम्युनिकेशन चैनल को डिस्ट्रैक्ट करना, नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हो जाती। तो ये चारों जो अटैक हमने देखे आईओटी के से रिलेटेड अटैक्स हैं और ये राउटिंग अटैक्स में आते हैं। राउटिंग अटैक्स में क्या होता है, इसमें आपका नया राउटिंग रूट क्रिएट करना, राउटिंग के रूट को मैनिपुलेट कर देना। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक को कम या ज़्यादा कर देना, ट्रैफिक पर अटैक करना। उसके बाद जो जो सोर्स है, जो रूट है, उसको बड़ा या छोटा कर देना। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। और एग्जॉस्टिव बहुत, राउटिंग को या तो मतलब यदि राउटिंग ना हो, चैनल ब्लॉक हो रहा है तो उसको एग्जॉस्टिव बना देना। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं इसमें कवर की जाती हैं। इसके साथ लास्ट दो अटैक्स और हैं जो इस केस में बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इस एक को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज। एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज जो होता है कि वो लो प्रिविलेज वाला बंदा जो है उसको प्रिविलेज, उसकी प्रायोरिटी या उसकी प्रिविलेज बढ़ा दी जाती है और वो मिस यूज़ करना चालू कर देता है प्रिविलेज को। जैसे कि एक लो प्रिविलेज का कोड था या टास्क था, तो उस केस में क्या हुआ था, उसको हमने एक्सेस नहीं दे रखे थे, एग्जीक्यूशन के एक्सेस नहीं दे रखे थे और राइट के एक्सेस नहीं कर दे रखे थे, उसको सिर्फ रीड का एक्सेस दे रखा था। उसकी प्रिविलेज बढ़ गई, प्रिविलेज बढ़ के एडमिन हो गई या सुपर यूज़र हो गई। उस केस में क्या हो गया, अब वो उसको मिसयूज़ करने लग गया। तो जो काम उसको नहीं करना चाहिए था वो काम भी वो कर रहा है, जिससे कि ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा, डेटा करप्शन होगा, इस तरीके की चीज़ें आएंगी। सेम चीज़ ही ये होती है एक और ये लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, और DOS अटैक के नाम से जाना जाता है। सिक्योरिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ होता है। बट ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी अकेली आने से ही आपका IoT अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये पता होनी चाहिए। लेकिन तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत ही मतलब जो मेमोरी से लिमिटेड और कंप्यूटेशन पावर से लिमिटेड जो रिसोर्सेज होते हैं, उन केसेस में ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो जब उसको बोलते हैं कि हमको ये सर्विस चाहिए, जब वो रिक्वेस्ट करता है सर्विस की, तो DOS अटैक के कारण क्या होता है कि वो सर्विस उसको मिलती नहीं है, वहाँ पर डिसरप्शन होने लग जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क फ्लडिंग होने लग जाती है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होएगा। तो जो आपने रिक्वेस्ट करी सर्विस की, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाएगी कि आपका क्लाइंट उसको हैंडल नहीं कर, सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो सर्विस का रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं मिल रहा है। ठीक है, सर्विस का रिस्पॉन्स हमको मिल भी नहीं रहा है। तो इस तरीके से इसमें ये सारे अटैक्स थे जो हमने इसमें कवर किए हैं।
कम से कम आई थिंक 10 या 11 अटैक्स हैं जो इसमें बताए गए हैं। इसके बाद भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे करते हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, है ना। आईपी बेस्ड आईओटी प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स के केस में आप उसको कैसे हैंडल करोगे, हॉपिंग क्या होती है, इसमें है तो बहुत कुछ। लेकिन सिक्योरिटी के जो मेजर जो बाकी का डिस्कशन इसमें जो किया गया RFC 8576 में, वो मोस्टली इन्हीं अटैक्स और इन्हीं सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए किया गया। यदि आपको और जानकारी इस टॉपिक पे चाहिए तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा RFC 8576 की, वहाँ से आपको बाकी की जानकारी आराम से मिल जाएगी। और यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।